नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत करछि मु रश्मिता दास। आज आम सहित अछंती देशर जनाशुना स्टैंड अप कॉमेडियन एवं नेशनल फेंसिंग स्पोर्ट्स रो रेफरी राजीव गोल्डी। आसंतु सीधा सड़क तांका सहित आज आलोचना करिबा। राजीव जी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपको कॉमेडियन के तौर पर सब जानते हैं, इसलिए पहला सवाल यही रहेगा, कॉमेडी की शुरुआत आपने कब से की? कॉमेडी की शुरुआत कहते हैं ना, किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरा अपना ही हाथ था। कॉमेडी में कौन सा हाथ देखो, कॉमेडी का कुछ क्लासेस थी नहीं, बट मेरी इस सफलता के पीछे मेरी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मदर ने बहुत मेहनत की है, मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है। ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ हैं और हम 3 भाई हैं। हम स्ट्रगलर शुरू से ही रहे हैं, मेरे मम्मी पापा। मुझे लगता है कि हमारे ख़ानदान ही ऐसा बना हुआ कि हम स्ट्रगलर हैं पहले, उसके बाद फिर हम शाइन करते हैं। तो ईश्वर की दया हुई जब मैंने स्कूल में कॉमेडी की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं और कॉमेडी करने लग गया। फिर मेरे साथ कॉमेडी हुई कि मैं फ़ेल हो गया। तो जब मैं फ़ेल हो गया तो मैंने अपनी दास्तान सबको बताई एंड पूरे हिंदुस्तान में मैं एकमात्र लड़का ऐसा हूँ, मुझे लगता है कि ये श्योर बात है, कि मैं 3rd क्लास में फ़ेल हो गया था। फिर मैं 8th क्लास में फ़ेल हो गया, फिर दोबारा 8th क्लास में फ़ेल हो गया। मैं इतना फ़ेल हुआ, आपको पता है कि मैं आपको बताऊँ, इतना आपके कटक में दिवाली के पटाखों की आवाज़ नहीं आती होगी जितने मेरे मुँह पे चांटे पड़े होंगे। मतलब इतना मुझे चांटे पड़े हैं, इतना मम्मी मुझे मारती थी, पापा मारते थे मुझे, मेरा मजाक बनता था। घर पे यही कहता हूँ कि ये करेगा क्या आगे जाकर, ये तो हमेशा फेल हो रहा है, हर क्लास में फेल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ऐसा ही होता था कि पापा मुझे कहते थे क्या करेगा कॉमेडियन वर्ड तो था ही नहीं पहले, कौन जानता था कॉमेडियन। मेरी कॉमेडी तो बाद में शुरू हुई। कपिल शर्मा जी बहुत देर बाद एक बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के लिए, लाफ्टर चैलेंज 4 था वो, उसकी प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ आए थे। तो भार्गव ऑडिटोरियम में चंडीगढ़ में वो जैसे ही आए प्रमोशन के लिए, तो वहाँ से उस ऑडिशन से मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट शो, क्योंकि वहाँ पे एक शो हो रहा था, लोकल शो, जिसको जज करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जी आए हुए थे। तो उसी शो में अपनी प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा जी एंड चंदन प्रभाकर जी आए हुए थे। मुझे जब शो से बाहर निकाल दिया तो मैंने कपिल जी को देखा हुआ था। मैंने कपिल जी को एक लेटर लिखी, फिल्मी स्टाइल में, जैसे आपने देखा फिल्मों में होता है, रियलिटी में मेरे साथ हुआ है। मैंने एक लेटर ड्राफ्ट की, उनको ये लेटर दी मैंने कहा डियर कपिल पाजी, ऐसे करके चंदन पाजी को भी एड्रेस किया मैंने कि ऐसे करके मेरा नाम राजीव गोल्डी है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आपसे अच्छी कॉमेडी कर सकता हूँ। ये मैंने एक लाइन लिख दी बीच में, जिसके लिए मुझे आज भी शर्म आती है, मैंने इसे क्यों लिखा। तो मैंने कहा मैं आपसे भी अच्छी कॉमेडी कर सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने चांस दिया। मैं जब आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया, प्लीज़ मेरी अप्रोच करो और मुझे इस शो का हिस्सा बनाओ। तो कपिल जी ने अपनी अप्रोच लगवाई और उनको ये कहा कि इस लड़के को रखो वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑलरेडी कंटेस्टेंट हो चुके हैं, हम इसको एज सेलिब्रिटी गेस्ट तो नहीं रख सकते, ऐसे कुछ भी गेस्ट परफॉर्मर रख सकते हैं वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो जब मैंने गेस्ट परफॉर्म किया वहाँ पे, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने वहाँ पे कहा कि यदि ये लड़का जो गेस्ट परफॉर्म कर रहा है, यदि ये कंपटीशन का पार्ट होता तो ये विनर होता। तो उन्होंने अपनी चीफ गेस्ट वाली जो ट्रॉफी थी वो मुझे दे दी कि बेटा तू खाली है मत जा, तो ये ले। एंड दैट वाज द टाइम जब उन्होंने पहली बार मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आप कॉमेडियन बन सकते हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा एंड चंदन प्रभाकर, आई स्टार्टेड माई करियर इन कॉमेडी ऑल्सो। ये तो टर्निंग पॉइंट रहा, लेकिन कहते हैं ना कि कॉमेडी करते करते कॉमेडी को सीरियसली आपने लेना कब से शुरू? देखिए, कॉमेडी इज़ ए सीरियस बिजनेस। कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस ही है। इसको यदि आप सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो यही मजाक आपका मजाक बना देगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। कॉमेडी को सीरियसली मैंने तब लिया था जब इसको प्रोफेशनल लोगों को परफॉर्म करते हुए मैंने देखा था। मेरा पहला शो था लाफ इंडिया लाफ, जो था लाइफ ओके पे, अब उस चैनल का नाम चेंज हो चुका है। तो लाइफ ओके पे मेरे शो के जो जज थे वो शेखर सुमन जी, चंकी पांडे और मिका जी थे वहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला जब मैं वहाँ पे गया। सुदीपा जी हमारे शो के बाद में एंकर बनी थी। तो वहाँ पे जाके मैंने बड़ा कुछ देखा कि इतना बड़ा तामझाम होता है। हम 1 गो में बोलते हैं, हम फंबल नहीं कर सकते, हमें करना नहीं बिल्कुल भी, हमें क्लैरिटी से बोलना है, हमें कंटेंट नया लेके आना है, डबल मीनिंग नहीं बोलना है, बिलो द बेल्ट नहीं बोलना है, परिवार वाले लोग देख रहे हैं, गंदी बातें नहीं करनी है, अब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी बात लोगों को हंसाना है, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है हमारे लिए। तो धीरे धीरे फिर ये मेरा सीरियस प्रोफेशन बन गया। तो मैंने इसको फिर अडॉप्ट किया एंड इसकी कंटेंट लिखने शुरू किए। देन आई बिकेम, जैसे कहते हैं कि एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, बहुत सारा रहता है एक्टिंग करना, एक्टिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट फॉर्म होता है कॉमेडी करना या लोगों को हंसाना।
तो ये कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? बड़ा आपने एक अच्छा एक ऐसा प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ, होता क्या है कि जब आप कॉमेडी करते हैं तो इसका कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है कहीं पे भी। आपने कभी भी नहीं ये पढ़ा हुआ कि कॉमेडी करना सीखें, यस डांस सीखें, सिंगिंग के लिए सीखें, एक्टिंग सीखे होता है कॉमेडी का। यस एक्टिंग स्कूल होते हैं, ड्रामा स्कूल होते हैं, थिएटर्स होते हैं, सिंगिंग के कई लोग बैठे होते हैं, अच्छे महारथी बैठे होते हैं जो सिखाते हैं, गुरुजन होते हैं जो। पर कॉमेडी का कोई नहीं होता। सिर्फ कॉमेडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइमिंग के साथ आएगी, कंटेंट के साथ आएगी। कॉमेडी के लिए आपके पास फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कंटेंट, देन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है और एक टाइमिंग। यदि आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं, चारों पांचों चीज़ें नहीं हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम गुड कॉमेडियन। और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे ये चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। कॉमेडी के लिए। जैसे अभी आप कह रहे थे कि कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, अब कैसे चूज़ करते हैं कॉमेडी के लिए कंटेंट? कंटेंट के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप कनेक्टेड बातें नहीं करोगे ना तो आपको हंसाने में बड़ी दिक्कत आएगी। कॉमन सी बातें करनी, जैसे दिल्ली में जनरल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जो हम बातें करते हैं, और कपिल जी भी सबसे ज़्यादा ये बातें करते हैं कि जनरल क्लास फैमिली के लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। एक्चुअली में जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, जो काफ़ी रिच होते हैं, वो जनरली कॉमेडी वाले काम करते ही नहीं हैं, वो बड़े सीरियस रहते हैं। गुड मॉर्निंग, सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं वो, है ना। गुड मॉर्निंग, यस जेंटलमैन, हाउ आर यू? फाइन, ओके, यू प्लीज़ गो, आई एम कमिंग। इसमें कोई कॉमेडी नहीं होगी। जनरल क्लास अरे तो आ गया यार, ये क्या टाइम आने का यार, चल रुक यार मैं भी आ रहा हूँ, अरे कपड़े पहन रहा हूँ, रुक जा भाई, रुक जा यार। वो बात करने का तरीका ही बड़ा अच्छा होता है उनका, दैट क्रिएट्स कॉमेडी। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करके आपको कंटेंट बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि हमने देखा है गोल्डी जी, आपका जो कॉमेडी का फॉर्म है, हमने देखा छोटी छोटी चीज़ों का आप पकड़ते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आजकल कैसे बोलते हैं, या फिर कहीं पे रॉन्ग नंबर लग गया, इस परिस्थिति में एक इंसान कैसा रिएक्ट करता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमने देखा है कि आप पकड़ कर काफ़ी कॉमेडी करते। मैंने इनों को, मेरी जो कॉमेडी थी ना वो थोड़ी यूनिक थी। मुझे ये लगता है कि आप जब किसी को कॉपी करते हो ना तो लोग आपको देख के ये जल्दी सोच लेते हैं कि ये लड़का जो कॉमेडी कर रहा है ये पहले कपिल ने किया हुआ है, ये पहले उसने किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि जो लगे कि हमारा अपना है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने माइक को बड़ा ऑब्जर्व किया है। जो माइक होता है ये किसी का सखा नहीं होता है, और हर एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी बेइज्जती करवाने के लिए एक छोटा सा माइक अपना किरदार निभाता है। माइक किसी का सखा नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने माइक को देखा। मैंने जागरण में बहुत टाइम व्यतीत किया है। मैं लंगर का बड़ा, भंडारे का बड़ा भूखा होता था। मेरे पूरे मोहल्ले को नहीं पता होता था लंगर कहाँ होना है, भंडारा कहाँ होना है। मुझे पता होता था कि भंडारा कहाँ होना है। मैं जब भी जाता था ना वहाँ पे बैठ जाता था। मैं प्रसाद खूब खाता, पंडित जी और दे दो प्लीज़, खा दो, मेरी भूख लगी। हम स्पोर्ट्स वाले होते थे, वहाँ से फ्रूट मिलता था। लाइक मुझे है ना, छोटे होता है बचपना हरकतें जो करते थे हम। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने माइक को देखा। जागरण शुरू होने से पहले वहाँ पे एक शख्स आता था, तो लोग नहीं आते थे, वो माइक सेट करते थे। वो मोटी सी आवाज़ में माइक चेक करता था, हाय ले, ऐसे बोलता था वो, हाय ले। तो एक टाइम ऐसे आता था कि आवाज़ 2 बार आती थी, हाय ले, हाय ले, क्या हाल चला, क्या हाल चला, ठीक है जी, ठीक है जी, क्या बात है, क्या बात है ना। फिर क्या होता था, आवाज़ 3 बार आती थी, 4 बार आती थी, हाय ले, हाय ले, हाय ले, हाय ले, ठीक ठाक, ठीक ठाक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना। फिर वो मैंने बड़ा ध्यान से देखा कि ऐसी ही बात आती है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने भी ट्राई किया। फिर एक टाइम ऐसा आता कि आवाज़ की इको भी चेक करता था वो, फुल करो यार, फुल करो यार, फुल करो यार, इको फुल कर, हैल 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 हैल, कट 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 कट, बहुत 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 बहुत, ठीक 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 ठीक। बिना माइक में ही इतना अच्छा कर रहे हैं। इतना मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो बोलते थे। और कई बार क्या होता था, आपने देखा ना, माइक किसी का सखा नहीं होता, माइक बंद हो जाता है बीच में कई बार। अब वो बोलता ना, देखिए हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप सब लोग यहाँ पे आ गए हैं जागरण में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारा कसूर माइक वाले का निकालता है, या ठीक करो, या साउंड ठीक करो। फिर पंजाबी लोग, आपको पता है, वो अपना टेल वर्ड यूज़ करते हैं, एवी पैन, हेल 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 हेल, ठीक 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 ठीक, कट कट। वो डबल, मतलब अब्यूजिंग वर्ड पूरे यूज़ नहीं करते, वो टेल वर्ड तो यूज़ करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये माइक किसी का सका नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हरकत जो गलती करते हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में वो उनका करियर भी खराब करता है। मैंने बताया ना आपको, माइक किसी का सका नहीं होता। तो हर चीज़ों को माइन्यूटली देखना और उसको फिर कॉमेडी फॉर्म में लेकर आना, बहुत बहुत तरीके से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो कैसे बैठते हैं। जैसे आप बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से बैठे हैं, आप अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। मैंने कई लेडीज़ को देखता हूँ वो अच्छे तरीके से बैठती तो हैं, और वो कंफर्टेबल नहीं होती, वो बैठे, हाँ मैंने बात की है उनको, कब, हाँ हाँ, यस, ओके, ऑर्डर,
और इतना बालों को लगाते नहीं, हाँ हाँ ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे, इतना फेस एक्सप्रेशन बनाती है, मैं उनके मुंह को बड़ा देखता हूँ। लड़का नाराज होता है ना, लड़का अरे यार क्या बात है, ऐसे थोड़ा होता है। लड़कियाँ नाराज होती है ना सिर्फ इतना नाराज, इतना था बस। इतना ऑब्जर्व करता हूँ मैं लड़कियों को। लड़के सेल्फी लेते हैं ना आराम से करके, आओ साहू सर फोटो लेते हैं, आ जाओ सर रेडी, आराम से। लड़कियों को भगवान ने इतनी अच्छी सूरत दी हुई है, अच्छी भली सूरत को गंदा करके फोटो खिंचवाएंगी। सीधा खड़ी होंगी ना ऐसे, रेडी 1 2 3 सोनिया रेडी एंड पाउट क्यों बनाया तूने इतना अच्छा? यही वाली फोटो यदि वो अपनी शादी के लिए भेजेगी, उसकी 3-4 साल शादी होनी होगी, वो कुंवारी रह जाएगी। पाउट बढ़ाती है पता नहीं क्यों ऐसे करके। मैं बड़ा गौर करता हूँ, इतना डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है। और इंस्टेंट वे में आपको वहीं पे कंटेंट मिल जाता है, चाहे वो आप कैरेक्टर को देखें या किसी भी चीज़ को देखें। बहुत मैं देखता रहता हूँ, बसों में लेडीज़ को, जेंट्स को। ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती है, इसके लिए बहुत मुश्किलों के साथ आपको ये चीज़ें एडेप्ट करना पड़ा होगा। कितनी मुश्किलें आई इनको एक्सेप्ट करने में? कब लगा कि आपको कि नहीं मैं एक कॉमेडियन बन सकता हूँ, लोगों को हंसा सकता हूँ? सबसे पहले एक अच्छे कॉमेडियन को अपने ऊपर हंसी आने का मौका देना चाहिए, अपना मजाक उड़ाना आना चाहिए, अपनी कमियों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। यदि मैं अपनी कमियां बताऊंगा, अपने साथ आप बीती के इंसिडेंट बताऊंगा, तो लोगों को ज़्यादा हंसी आएगी। मैं पास हो गया, लोगों को हंसी नहीं आएगी। मैं फर्स्ट आ गया, लोगों को हंसी नहीं आएगी। मैं फेल हो गया, अच्छा फेल हो गया हंसी आएगी। मैंने क्या क्या हरकतें ऐसे की, हंसी आएगी। पेरेंट्स की मन में एक रहता है कि नहीं हमारा बच्चा बड़ा होकर डिफेंस में जाएगा, जैसे खासकर डिफेंस के लोग यही कहते हैं कि मेरा बच्चा आर्मी में ज्वाइन करे या डिफेंस लाइन में ज्वाइन करे, या फिर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कॉमेडी करे, लोगों को हंसाए, और इसमें क्या करियर है। कभी ऐसे आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं आपको सही बताऊँ, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने किया है BSc हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद मुझे मौका मिला, क्योंकि मैंने C सर्टिफिकेट किया हुआ है NCC का, एंड आई वॉज अंडर ऑफिसर इन NCC। तो NCC का C सर्टिफिकेट लेने के बाद मुझे जब मौका मिला आगे डायरेक्ट इंटरव्यू देने का, तो उसके बाद IMA में जाना होता है, IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो मेरे पापा ने कहा कि अच्छी बात है, अब आप ऑफिसर बनने वाले हैं। मैंने कहा ओके पापा, ये अच्छी बात है। बट उन दिनों में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, 1999 की बात है, तो 2000 में मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो 1999 के बाद 2000 में C सर्टिफिकेट के बाद मुझे मौका मिलना था। पापा डर गए, बड़े मायूस से हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। पापा कहते बेटा तू रहने दे, आर्मी में मत जा बेटा। मैं कहा पापा क्या हुआ? कहता नहीं, बड़ा बेटा जो मेरा बड़ा भाई है वो उसने ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी पहले जॉब लग गई थी। तो पापा चाह रहे थे कि मैं भी कोई जॉब करूं, यदि मैं आर्मी में चला गया तो खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। मैंने कहा पापा जाने दो, मिस हैपनिंग के डर से हम देश के लिए काम करना बंद थोड़ी ना करेंगे, आप जाने दो। बस ये जज्बा मेरे अंदर था। पापा ने नज़दीक से देखा होता तो पापा कहते नहीं बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहता। डर गए, बट वो हाँ डर गए। बट जिन्होंने खो दिए हैं वो आज भी उनको याद करते हैं। अंदर से कितने टूटे हुए हैं वो हम जानते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने। तो पापा ने मुझे मौका नहीं दिया, अदरवाइज आई वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। मेरा बहुत दिल था। वहाँ जाता तो मैं कुछ और ही होता शायद। तो वहाँ जाते आप कुछ और होते, लेकिन वहाँ पे जितना स्ट्रेस रहता है, अब राजीव गोल्डी जी अपनी हंसी से उन सबको हंसा पाते, ये उससे बड़ी बात और क्या है? ये बड़ी बात तो थी, क्योंकि अभी आर्मी के लोग जो अच्छे सिंगर होते हैं ना, तो उनको रियलिटी शो में आने का मौका मिलता है। अभी DID में या इंडियन आइडल में आपने देखा होगा कई लोग आर्मी से आते हैं इंडियन आर्मी में। जहाँ हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कपिल शर्मा जी एक बार गए थे कारगिल में वहाँ पे, और ऊपर लद्दाख में गए थे वो सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं स्पेशली। तो यदि उन्हीं के पास एक मेरे जैसा आर्टिस्ट होता तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिलता कि मैं आप लोगों को तो हंसा ही रहा हूँ, साथ में उनको भी हंसाता है जो लोग हमें खुश रखते हैं, हम जिनके कारण हम घर में सिक्योर हैं। कोई कभी ना कभी बिल्कुल आपको भी वहाँ पे मौका मिलेगा उन लोगों को हंसाने के लिए। गोल्डी जी ये जानना है कि कहते हैं ना स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस करना ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप स्टेज में जा रहे हो, वहाँ पे कोई कट नहीं है, फिल्म की तरह कट नहीं है, रीटेक नहीं है, कट होता रहेगा रीटेक होता रहेगा, लेकिन स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस ये कितना डिफिकल्ट? स्टेज पे लाइव परफॉर्म करना मुझे लगता है वो आसान है, और जो स्टूडियो में परफॉर्म करना वो मुश्किल है। जो आपके सामने जो हम परफॉर्म करते हैं ना, वो दैट टेक्स मोर देन 6 आवर्स, उसको 6 घंटे लगते हैं शूटिंग के लिए। जो आपके पास 42 मिनट्स का एपिसोड बन के बाकी का 18 मिनट्स की कमर्शियल ऐड और जजेस के लिंक्स और एंकर के लिंक मिलाकर 1 घंटे का शो दिखा के हम चैनल पे दिखाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो चैलेंजिंग होता है ना हमारे लिए, ये होता है एपिसोड में उतना क्रिस्पी परफॉर्म करना
ज़्यादा ना बोलना, उसमें रीटेक के चांसेस हो सकते हैं। पर आप ये देखो, रीटेक यदि हम ले लेंगे, कैन यू परफॉर्म द सेम जोक थर्ड टाइम विद द सेम रिदम? विद सेम रीजन। कि हम कहते हैं देखिए एक बार एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों ना गार्डन में बैठे होते हैं, पीछे से लड़का आता है, कट, हम रुक गए, फिर दोबारा शुरू किया, एक्शन। एक बार लड़का होता है, एक लड़की होती है, राजीव दोबारा बोलो, ऐसे ही बोलो जैसे पहले बोला था। तो आपका मानना है कि लाइव परफॉर्मेंस इजी है कंपैरेटिवली फिल्म? मुझे लगता है कि लाइव परफॉर्मेंस ईजी है। वहाँ पे क्या होता है, आपकी कमियाँ हाइड हो जाती हैं, है ना। आप ओवरलैप कर सकते हो, आप छींक मार सकते हो, आप सॉरी बोल सकते हो, लोग हंस पड़ते हैं, मज़ा आता है, रिस्पॉन्स आता है। पर लाइव में एक दिक्कत है, एक तो माइक बंद नहीं होना चाहिए। माइक बंद होता तो आपको पता बड़े बड़े लोगों की सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो, किसी का नहीं होता। हाँ, वो किसी का सखा नहीं होता, दुश्मन नहीं है, सखा नहीं होता किसी का, क्योंकि आपको पता माइक बहुत बड़ी चीज़ है, बुलंदियों पे पहुंचा देता है। हम जब परफॉर्म करते हैं ना, कई बार क्या होता है, ऑडियंस में ना कोई ऐसा फेस ना बैठा हो जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, अरे आपको पता नहीं है भाई साहब, एक बार मैं पहाड़ों में चला गया। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब ये परफॉर्मेंस जब भी करते हैं, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि ऑडियंस में कोई ऐसे लोग बैठे या ऑडियंस बैठी हो जिनको आपके जोक्स या आपके कॉमेडी में हंसी ना आए हो? कभी ऐसा रिएक्शन मिला? बहुत, अरे उनको हंसी आई नहीं, ऐसे बैठे हुए थे ऐसे करके, चीफ गेस्ट से सामने। मैं क्या, मुझे बड़ी खुशी हुई है, हमारे सामने प्रमोद जी बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रमोद जी, जसविंदर जी एंड अनूप जी, आप तीनों को सादर प्रणाम। सर ऐसे ऐसे होता है करते, अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगा मैं समाचार सुनाना, ये क्या बात है, उनको हंसी नहीं आ रही थी। अंदर से मेरी इंट्यूशन ये हो रही थी, इन तीनों को निकालो बाहर, बाकी मैं परफॉर्म कर लूँगा, क्योंकि इनके सामने परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। हंस नहीं रहे थे वो, बाकी के लोग उनके कारण हंस रहे थे। यदि उनको हंसी नहीं आ रही, बॉस हंस नहीं रहा, हम हंस रहे हैं, तो बॉस कई बार यदि किसी को हंसी आ गई, बॉस ऐसे देता है पीछे, तुझे बड़ी हंसी आ रही है, क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, करो करो। तो ये सिचुएशन हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग होती है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, इनको अपना मानो, अपना दोस्त मानो, भगवान मानो, क्योंकि इन्होंने आपको ये बता दिया भाई दोबारा कभी ये कंटेंट ना परफॉर्म करना, क्योंकि ये यहाँ पे फेल हो चुका है। एम्बैरेसिंग फील नहीं होता उस समय कि मैं कॉमेडी कर रहा, कोई नहीं हंस? एम्बैरेसिंग जो लोग फील करते हैं ना, वो लोग प्रैक्टिकल है ही नहीं है, वो लोग अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। हमें तो कमियों को हमने कमी को जब तक आप अपनी कमी को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको अपनी क्वालिटी आगे लाने का मौका ही नहीं मिलेगा। राजीव जी, आप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन तो आपको सब जानते ही हैं, लेकिन आपके अंदर और एक खूबी भी है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि आप फेंसिंग स्पोर्ट्स के नेशनल रेफरी भी रहे। कॉमेडियन से स्पोर्ट्स की तरफ आना, वो भी फिर फेंसिंग स्पोर्ट्स, ये इंटरेस्ट कैसा आया आपको? स्पोर्ट्स में मैंने करियर बनाना था, और जो कॉमेडी थी मेरी हॉबी थी, और आज से 15-20 साल पहले कॉमेडी प्रोफेशन नहीं था। अभी क्या है कि जब बचपन में हम कॉमेडी तो करते थे, पर मेरे टीचर ने मुझे क्लास से जब 8th क्लास से बाहर निकाला, तो 8th क्लास से बाहर निकालने के बाद वो कहते, राजीव हमारे स्कूल में एक नई गेम आई है फेंसिंग, तो आप करोगे? मैडम ने कहा कि ऐसे करो, आप ना ये 3-4 बच्चों को ले जाओ। मेरे को निकाला, 2 और नालायक बच्चे थे उनको भी निकाला, होशियार बच्चों को नहीं निकाला, क्योंकि होशियार बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। तो मैं एक नालायक बच्चा था जिसको निकाला, तो मैं स्पोर्ट्स में चले गया। स्पोर्ट्स में मेरा फर्स्ट टाइम 1993 में पहला गोल्ड मेडल आया था चंडीगढ़ में। उसके बाद मेरी नेशनल्स होनी शुरू हो गई, फिर मैंने नेशनल की, नेशनल के बाद मेरी ग्रेजुएशन हो गई, स्टडी करता रहा मैं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने फेंसिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, फिर मैंने DP-ED किया। पापा को लगा कि ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, सो DP-ED स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो DP-ED BP-ED करने के बाद मैंने सोचा मैं स्पोर्ट्स टीचर बन जाऊँगा। तो स्पोर्ट्स में आना और कॉमेडी में आना, स्पोर्ट्स का कॉमेडी के साथ एक अच्छा रिलेशन है, एक खुश रह के बंदा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने करना शुरू कर दिया, और मैं खुल गया, क्योंकि स्पोर्ट्स में बड़े मौके मिलते हैं आपको परफॉर्म करने के। मेडल सेरेमनी हो रही है, क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो मुझे एंकरिंग करने का मौका मिलता। तो एंकरिंग में जब चीफ गेस्ट नहीं आता तो मैं परफॉर्म करता था, वहाँ पे लोगों को बुला के करता था। तो धीरे धीरे वो भी मर्ज होता गया। पर उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि ये तू फेंसिंग करना चाहता है तो क्यों ना तू NIS कर लो। NIS इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैं कोच बन गया। कोच बनने के बाद मुझे मज़ा आ गया कोचिंग देने में, क्योंकि मैं प्लेयर भी था। नेशनल लेवल कॉमेडियन आर्टिस्ट, उसके साथ नेशनल रेफरी इन फेंसिंग, दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है आपके लिए? यस, दोनों को बैलेंस करना बड़ा, ये क्वेश्चन आप पता नहीं कैसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत मुश्किल है। कॉमेडी में
मजाक कर सकते हैं हम, स्पोर्ट्स में मजाक नहीं चलेगा आपका। स्पोर्ट्स में आपको सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आप यदि स्पोर्ट्स में मजाक करते हैं, स्पोर्ट्स आपका मजाक बना देगी, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे, जीतेंगे सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉमेडी में यदि आपने मजाक नहीं किया तो आप कभी आगे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आपको मजाक करना ही करना है। इन दोनों को मैंने इतना अलग रखा हुआ है कि जब मैं अपनी क्लास भी लेता हूँ तो मैं अपनी क्लास में कॉमेडी करता हूँ बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। चलो हम खेले, अरे कल तूने क्या किया, तूने ये किया, उसकी एक्टिंग करनी, इसकी एक्टिंग करनी, कुछ परफॉर्म कर देना, बच्चों को हंसी आती है। बट जब मैं सिखाता हूँ तब कॉमेडी नहीं, तब बच्चों को मैं हंसने में देता, मैं उनको ये कहता हूँ सीरियस, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, हमें फेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे बच्चे हंसते नहीं जब आप ये कहते हैं कि मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे फेंसिंग करे तो बच्चों को हंसी आ जाती होगी आपके एक्सप्रेशन। मेरे दोनों बड़े प्रोफेशनल फेस हैं, बच्चे नहीं हंसते हैं। आई एम वेरी प्रोफेशनल। फेंसिंग में मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। फेंसिंग को मैं अपना पिता मानता हूँ। संघर्ष वाले जो पिता संघर्ष करते हैं, जैसे माता भी संघर्ष करती है, तो फेंसिंग को अपना पिता मानता हूँ। स्टेज को मैं माता सरस्वती मानता हूँ, कला की देवी मानता हूँ, मैं अपनी माँ मानता हूँ। ये तो दोनों मेरे माता पिता, इनको दोनों मैं छोड़ ही सकता। फेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, तो फेंसिंग में अगर देखा जाए तो इतने मेडल्स भारत को नहीं मिला है इंटरनेशनल लेवल में। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट 2024 ओलंपिक्स में फेंसिंग में मेडल मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं पीछे से शुरू करूँगा। हमारे साउथ एशियन गेम में मेडल है, हमारे एशियन में मेडल है, हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है। हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन हो चुके हैं। और अभी क्या है कि इंडिया में 2023 में गुजरात में, अहमदाबाद में जूनियर जो एशियंस हैं हम करवा रहे हैं, इंडिया वाले करवा रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन को कितना बड़ा एक मौका मिला करवाने का। फेंसिंग बहुत फास्ट डेवलप हुई है, हमारे मेडल्स आने शुरू हो चुके हैं। जिस आपकी बात बड़ी अच्छी है कि ये बहुत स्लोली डेवलप कर रही थी, बट अब अभी स्पीड जो इसकी है ना बहुत फास्ट है। आप पूछो, पेरेंट्स चाहते हैं कि फेंसिंग सिखाएं, कहाँ जाके सिखाएं, ये सिखाएं, वहाँ सिखाएं, ये भी सिखाएं, वो ये ढूंढ रहे हैं। भवानी देवी अभी सबके लिए रोल मॉडल है फेंसिंग को लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया भवानी देवी ने, बहुत हार्ड वर्क किया। आप उसकी स्टोरी सुनोगे ना, उस लड़की ने तो दिन रात एक कर दिया। उसकी ऐड भी आती है, एक रेन की ऐड आती है उसकी मम्मा ने गहना बेच दिया, ये वो हम और उन्होंने सिल्वर लाकर गोल्ड लाकर दिया, वो ऐड है। यस यस यस, वो किया है उन्होंने बड़ा। ये बातें हर घर में चलती हैं, हम कई बार डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पर जब अचीव कर लेते हैं ना तो हमें बुरा समय याद आता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत काम आएगी, हमारा मेडल आएगा पक्का, और अचीव कर रहे हैं हम, आगे भी करेंगे। बहुत लोग आपकी तरह कॉमेडी करना चाहते हैं, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक सही दिशा नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा लास्ट प्रश्न है आपके। सबसे पहले तो आप ग्राउंड से उठते हो ना, जिस घर से निकलते हो, जिस ग्राउंड से निकलते हो, उसको कभी मत भूलना। आप लोग अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हो, वेरी गुड, कभी भी अपने दायरे में मत रहो। ऐसा दोस्त जो अपने मम्मी पापा की इज्जत नहीं करता, उससे दूर हो जाओ। ऐसा दोस्त जो अपने माँ बाप का सखा नहीं है, वो आपका सखा हो ही नहीं सकता। तो मेरी सबसे पहली, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने गुरुजनों की इज्जत करो। दूसरी बात, आपका हुनर क्या है, कभी भी गौर कर लेना। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने बारे में अपनी कोई भी 10 खूबियाँ बताओ, अपनी कोई भी 10 खूबियाँ बताओ। आप पेपर पेन ले लो एंड यू विल टेक मोर देन 2-3 मिनट्स टू राइट योर 10 क्वालिटीज़, क्योंकि आपको अपनी 10 खूबियों के बारे में पता ही नहीं है, आप कैसे कुछ बन जाओगे। सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जिस शख्स को अपने बारे में नहीं पता, वो क्या दुनिया में दूसरों को जानेगा। नेक्स्ट थिंग, जो भी आप खूबियाँ आपकी हैं उसके ऊपर और हार्डवर्क करो, क्योंकि ये खूबियाँ आप में हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्डन बॉय बन गए हो। फिर आपको ये देना कि ये खूबियाँ और किन में हैं और आपकी खूबियाँ बाकियों से कैसे अलग है। फिर जो अलग है फिर उसके ऊपर काम करो। फिर जब आप धीरे धीरे काम करते देन यू विल बिकम सर्वगुण संपन्न। सो आप काम करना कभी बंद मत करना। यहीं पे एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगी कि ये जितनी सारी खूबियाँ आपके अंदर भी हैं, जैसे कि अभी आप फ्लूट बजा रहे थे, कितना समय लगा आपको ये सब सीखने के लिए? क्योंकि एक सिंसेरिटी की ज़रूरत होती है किसी भी मुकाम को पाने के लिए। अब 10 साल जो अभी वाले 10 साल है मेरे, इसमें हार्डवर्क किया। 20 साल से काम कर रहा हूँ। पहले वाले 10 साल से सिंसियर नहीं था, मजाक में ले गया, फेल भी होता रहा, बेइज्जतियाँ भी हुई, जॉब भी नहीं मिली मुझे, बेरोजगार भी रहा, स्कूटर बजा चेते स्कूटर पे घूमता रहा हमेशा, लिफ्ट लेके भी गया, बुरा समय भी था, कर्जाई भी था, गोल्ड रख के लोन भी लिया था, बुरा समय था। जब आप सिंसियर हो जाते हो, आप काम डेडिकेशन से करते हो, अच्छा समय आता है, इनाम में गाड़ी मिल गई, अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, बिना इंस्टॉलमेंट की गाड़ी में कैश घूम रहा हूँ। अपने इनाम मिले हुए दुबई ट्रिप को, जो लोग पैसे दे के घूमने जाते हैं, मैंने मम्मी पापा को फ्री में घुमाया। मुझे पूछा गया कि आपने
राजीव जी कब जाना है घूमने के लिए, आप अपने साथ जो अपनी वाइफ को लेके जाओगे? मैं कहा नहीं, मेरे मम्मी पापा जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अच्छी बात है जी, आपने अच्छा सोचा, एवरीवन अप्रिशिएटेड की अच्छी बात है। मैं कहा मेरे मम्मी पापा कभी जहाज़ में नहीं बैठे, वो कभी बाहर नहीं गए, मैं उनको भेजूँगा। कहते हमने आपको भेजना, हमने आपको प्रमोट करना है। मैं कहा मेरी प्रमोशन मेरे मम्मी पापा से है, आप उनको भेजो। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है मम्मी पापा को ले जाओ, साथ में तुम भी चलो। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा सोचते हो, खुद का भी आपका अच्छा हो जाएगा। मैं पूरी शिद्दत के साथ करना जरूर, शिद्दत से करो प्लीज़, शिद्दत से करो, है ना। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आसपास ऐसे घर हैं, कई लोग जो मंदिर ही नहीं गए वहाँ पे, और कई लोग ऐसे हैं जो दूर से स्पेशली मंदिर के मत्था टेकने आते हैं। वैष्णो देवी मैया के मैं अभी जम्मू टीम से मिल रहा था, 2 बच्चे मुझे मिले। मैंने कहा अरे कहाँ से आए हो? वो कहते हैं हम जम्मू से आए हैं। मैं कहाँ रहते हो? जम्मू में रहते हैं। मैं कहा फिर तो आप वैष्णो देवी जाते होंगे? कहते सर सच्ची बताओ मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गई। मैं कहा अच्छा। मैं कहा हम तो वैष्णो देवी जाने से तरसते हैं, आप क्यों नहीं गए? सर टाइम नहीं लगा, पर मैं एक बार जाऊँगी पक्का। सो ये होता है ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये चीज़ें आपको मेहनत करनी है कि आपका भी बुलावा आएगा तभी जब आप शिद्दत से काम करें, जो वर्ड आपने बोला है। वेरी गुड। धन्यवाद राजीव गोल्डी जी हमारे साथ आलोचना करने के लिए, और आपका ये जो डिस्कशंस डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत पसंद आया होगा, और जो बनना चाहते हैं आप ही के जैसे उन्हें बहुत प्रेरणा दी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।